मूव ऑन कर पाया हूँ नहीं कर पाया हूँ, बट मेरे को ना ये एक्स वर्ड नहीं अच्छा लगता। थोड़े टाइम के बाद शी जस्ट कट ऑफ। उसके 1 साल के बाद मुझे पता चला उसकी कोई शादी वादी नहीं हो रही है। शी इज इन अ रिलेशनशिप विद हर मेल फ्रेंड। लड़की को कब पता चलेगा कि लड़का मेरे लिए अब सीरियस है? 4 महीने तक उसको खुद को टच मत करना दो और फिर देखो। घोस्टिंग मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगर तुम बता के जा सकते हो तुम्हें जाना है तो। और ऐसा भी कहते हैं कि पहले प्यार के बाद, मतलब अगर पहला प्यार ही आपका इससे बेस्ट फीलिंग वाला हो गया तो आगे आप जितना भी करोगे तो आगे आपके जितने भी ब्रेकअप्स भी होंगे तो आपको याद वो पहला प्यार ही आएगा। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ पर बताऊंगा नहीं, फ़ोन मेरे हाथ में होगा पर उठाऊंगा नहीं। मैं नहीं कहूँगा तुम्हें कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उसकी जगह ये पूछूंगा कि मोमोज खाने चले। मेरे बात करने का मन होगा, मैं फिर भी गुड नाइट बोल दूंगा और उम्मीद करूंगा कि तुम कुछ ऐसा बोलो कि बात हो सके। अगर मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ, अगर मैं आपको रोस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरी लव लैंग्वेज है। एक बहुत पॉपुलर हिंदी सेइंग है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। लड़के का अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा क्यों नहीं होता है? अभी मेरा ब्रेकअप हुआ और मैं भी डेटिंग ऐप पे गया हूँ जस्ट फॉर सिचुएशनशिप्स। एक लड़का और लड़की कहाँ मिलेंगे अगर डेटिंग ऐप्स पे नहीं मिलेंगे तो? मैं ना अपनी ज़िंदगी में किसी को अलाउ ही नहीं कर रहा था कि कोई आए और ऐसा हो मुझे, मतलब फिर से, मतलब ऐसा होता ना कि प्यार से विश्वास ही उठ गया, प्यार ही नहीं करना मुझे ये वो। बट मुझे प्यार बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग ऐप पे मिलेगा कि रियल लाइफ में मिलेगा कि इंटरनेट पे मिलेगा, बस मिल जाएगा वो। पता नहीं डेस्टिनी कुछ है। 4 लड़के बैठे होंगे ना तो हम वो वाली ऐसे डीप कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं। हम हर चीज़ों को ना ऐसे जोक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसान को इंसान चाहिए, चाहे आप कितना भी ऐसे बना लो ना कि अकेले रहना सेल्फ लव और ये वो, अकेले रहना से ये हो सकता है, बट आपको एक इंसान चाहिए होता है। नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ डिज़ाइन करने में मदद कर सके। और ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, खुद की तरफ लौटाने से, खुद को बेहतर समझने से। मैं लाइफ में जो समझ रखता हूँ, जो सोचता हूँ, मेरे इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मैं इनसिक्योरिटीज़ को, फियर को, लव को किस तरह से देखता हूँ, समझता हूँ, मेरी लाइफ में आज अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसकी समझ पैदा करने से, ताकि हम जो लाइफ अपने लिए बनाना चाहते हैं, जिस ड्रीम को जीना चाहते हैं, वहाँ तक जाने का रास्ता तय हो पाए। आज इस एपिसोड में हमने बात की है प्यार की, लव की। आज हमने इस एपिसोड में प्यार के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश की है। हमने ब्रेकअप की बात की है, लोनलीनेस की बात की है, वन साइडेड लव की बात की है। प्यार में आप क्या क्या फील करते हैं, मूव ऑन कैसे करते हैं, कैसे नहीं कर पाते हैं, और ये सब बात की है फ्रॉम अ जेनजीज पर्सपेक्टिव, स्पेशली अ जेनजी मैन, अ जेनजी बॉय। उनके पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश की है। आज हमारे साथ है आभास झा, जो कि एक बहुत पॉपुलर स्टोरी टेलर हैं, एक पोइट भी हैं। काफ़ी आई एम श्योर इनकी पोइट्री आपने ऑलरेडी सुनी होगी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। और आज मैं इनसे इनकी पर्सनल जर्नी के थ्रू आप लोगों के लिए कुछ ब्रेक थ्रूज, कुछ क्लियर डिस्टिंक्शंस क्रिएट करना चाह रही हूँ अबाउट लव, हार्ट ब्रेक्स, लोनलीनेस एंड मोर। सो डू वॉच इट टिल द एंड। आई एम श्योर इस कॉन्वर्जेशन से आप बहुत कुछ सीख पाओगे। तो चलिए मिलते हैं आभास झा से ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। हाय आभास, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? पहले तो थैंक्स, आपने मुझे इनवाइट किया। और जब मुझे पता चला कि मुझे गुड़गांव आना है तो एकदम वो हिट नहीं हो जाता, वो नॉस्टैल्जिया वाली चीज़ कि गुड़गांव में पहले बहुत आया करता था। पहले मतलब? पहले मतलब 2022 में, मतलब आज से 3 साल पहले मैं बहुत आया करता था। मतलब मैं नोएडा से आता हूँ, वैसे नोएडा में रहता हूँ, बट गुड़गांव तो मतलब ऐसे था, मेरी दूसरी सिटी है कि हफ्ते में 4 दिन तो मैं गुड़गांव में ही पड़ा रहता था, ऐसा मान लो। और अब मैं 1.5 साल के बाद आ रहा हूँ गुड़गांव में, तो एकदम ही ना वो होता नहीं है, सारे रास्ते एकदम रिवाइज हो रहे हैं तुमको। मतलब तुम्हें पता चल रहा है कि इन इन रास्तों पे
तुम चले हो और तुमने जिया है उन रास्तों को। तो तो हाँ मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, शी वॉज फ्रॉम गुड़गांव। और नोएडा से गुड़गांव आने में 2 घंटे लग जाते हैं। और मुझसे जब मेरे घर पे पूछते थे ना कि यार तेरे को मतलब तू ऐसे रोज रोज ट्रैवल कैसे कर लेता है गुड़गांव, मतलब तेरे को कुछ वो नहीं होता कि मतलब 2 घंटे आना 2 घंटे जाना इतना क्या। तो उस टाइम पता ही नहीं चलता था कि गुड़गांव इतना मतलब इतना दूर है नोएडा से। और आज जब मैं आया ना तो आज एक एक सेकंड पता चला है कि यार अभी तक पहुंच क्यों नहीं रहा हूँ गुड़गांव। तो है कुछ मतलब बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था। मतलब ऐसे नहीं था ज़्यादा लंबा चला हो, ज़्यादा लंबा हो। 2 साल का रिलेशनशिप था, बट ऐसे नहीं होता कि 2 साल में ही आपने 10 साल 20 साल ऐसे जी लिए हो, इतनी मेमोरीज, इतनी गुड मेमोरीज। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मतलब पता नहीं है, मतलब मैं तो अभी शायद मूव ऑन कर पाया हूँ नहीं कर पाया हूँ, बट मेरे को ना ये एक्स वर्ड नहीं अच्छा लगता कि एक्स कहना। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं ये नहीं कहता माई एक्स और ये वो ऐसा कुछ। तो क्योंकि इतनी अच्छी मेमोरीज हैं अब। और और सबसे फनी चीज़ है कि हमारा रिलेशनशिप किसी एकदम हाई नोट पे छूटा है। मतलब आप समझ सकते हो कि आज हमारी बात हुई है, आई लव यू टू, कल बात बंद। तो मतलब एक स्लो डेथ जो होती है रिलेशनशिप की, वो नहीं था, ऑल ऑफ वो अ कुछ सडन नहीं, हाँ ऑल लव ऑफ अ ऑफ कर दिया सडन, उसने। यस, कट ऑफ। और मेरे अंदर आज भी वो सवाल है कि मतलब वो बता के जा सकती थी, हमारी इतनी तो थी अंडरस्टैंडिंग और इतना तो हम थे, तो वो बता के जा सकती थी। तो अभी भी ना बस वो एक सवाल रह गया है। हाँ मतलब मुझे अब अगर वो वापस आ जाती है तो मैं वापस नहीं जाऊंगा उसके पास, क्योंकि जब उसके पास मौका था मेरे पास रहने का तो वो चली गई। और अगर वो वापस आ भी जाती है अभी, तो मैं नहीं जाऊंगा उसके पास वापस, उसके साथ ऐसे रिलेशन में, या उसके उससे कनेक्शन नहीं चाहिए मुझे। बस मुझे एक चीज़ रह गई है कि एक चीज़ चाहिए कि बस एक बार बात कर ले, क्या हुआ था बता दे। और मतलब यू आर स्टिल लुकिंग फॉर दैट क्लोजर। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मतलब मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा किया है, क्योंकि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। हमारी बात मे बी शादी हो जाती हमारी, वो मेरी मम्मी से मिल चुकी थी, वो मेरे घर पे मिल चुकी थी, फैमिली डिनर पे आ चुकी थी। और मैं भी उसके घर पे मतलब उसकी बहन को जानता था, और हम साथ में मतलब बहुत बढ़िया सा ऐसा चल रहा था। और सडनली ऐसा क्या हुआ, एकदम कट ऑफ। और उसने मेरे को बताया कि उसके घर पे कोई ढूंढ रहे हैं लड़का वड़का। मैंने कहा ठीक है, ये तो चलता है, ठीक है मना। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि मतलब हमारी कास्ट भी सेम थी, तो हमारे ये भी कोई इशू नहीं आने वाला था कि हमारी कास्ट इशू और ये हो। तो उसने बताया था कि उसके घर पे लड़का वड़का ढूंढ रहे, तो उसकी कुछ ऐसे चल रही है कुछ बीटी वगैरह इस चीज़ की। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, सॉर्ट हो जाएगा, कर लेंगे बात, ये वो वगैरह वगैरह। थोड़े टाइम के बाद शी जस्ट कट ऑफ। और उसके 1 साल के बाद मुझे पता चला दैट उसकी कोई शादी वादी नहीं हो रही है। शी इज़ इन अ रिलेशनशिप विद हर मेल फ्रेंड। मतलब और मैं ऐसा था रिलेशनशिप में कि मुझे पूरा ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर, अ, कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो। मुझे पता है कि यू आर नॉट रॉन्ग और तुम कुछ करोगे भी नहीं। बट एक लड़का था, जैसे उसका 7 लोगों का ग्रुप था, बट एक लड़का जो था वो कांस्टेंट ही रहता था उसके साथ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा कभी लगता था कि ये ज़्यादा ही है, बट ठीक है, क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट था। तो और फिर बाद में 1 साल के बाद मुझे पता चला कि वो उसी के साथ रिलेशनशिप में है। एंड जिस भी लड़के का उसने नाम लिया था कि मेरी इसके साथ ऐसे शादी करवाने की बात कर रहे हैं घर वाले, वो लड़का एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पर आपको कैसे पता चला जब आपकी कोई बात ही नहीं हुई, कोई क्लोजर नहीं हुआ, तो हाउ डिड मैंने ये खुद से डिकोड किया है। ये अभी मुझे भी नहीं पता ये पूरी बात है कि नहीं, बट क्योंकि उसने बोला था कि मेरी शादी हो जाएगी 1-2 साल में, ऐसा वगैरह वगैरह, फैमिली में ये लड़का ढूंढा है, एंड ये वो लड़का मुझे कहीं मिला ही नहीं। मतलब क्योंकि मतलब आपने पूरा स्टॉक कर आप लिया। डिटेक्टिव बन जाते हो क्योंकि प्यार में। मैं अभी भी कभी कभार स्टॉक कर लेता हूँ क्योंकि उसकी पब्लिक प्रोफाइल ही है, तो दिख जाती हैं चीज़ें। तो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आज वो एक ये एपिसोड देखेंगी तो इतनी सारी आप बात कर रहे हो उनके बारे में, और
you're talking about the closure, you're talking about being cheated in a way कि जो कहा गया था वैसा नहीं हुआ, हाँ चाहे वो चीटिंग नहीं हुई किसी और पार्टनर के साथ, या वो सब आप नहीं कह रहे हो, बट आप ये कह रहे हो कि इन अ वे यू फेल्ट बिट्रेड, इन अ वे यू फेल्ट चीटेड, कि मुझे जो कहा गया था, जिस कहानी की वजह से हम साथ नहीं रहेंगे, वो कहानी थी नहीं। रीज़न कुछ और ही और ही पता चला मुझे। और ये पता मुझे कैसे चला कि वैलेंटाइंस डे पे, अभी जो वैलेंटाइंस डे गया है उस पे उसने एक स्टोरी डाली हुई थी उसी लड़के के साथ, और उस पे केक था और केक पे आई लव यू लिखा हुआ था। तो उससे मुझे पता चल गया अच्छा शी इज़ विद हिम नाउ। तो जिस भी लड़के के बारे में उसने कहा था कि फैमिली ने ढूंढा है, तो वो बात तो उसकी झूठी हो ही गई, एंड शी इज़ विद हिम नाउ। तो हाँ, मतलब मुझे नहीं पता, शायद मेरे टाइम पे ही शायद उनका कुछ चल रहा था, आई डोंट नो। मैं कुछ ऐसे इल्ज़ाम वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, बट हाँ मुझे मतलब बता सकती थी वो, क्योंकि घोस्टिंग मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगर तुम बता के जा सकते हो तुम्हें जाना है तो ऐसे एकदम से घोस्ट कर देना। आपको क्यों लगता है कि आजकल लोग एक दूसरे को घोस्ट कर देते हैं रिलेशनशिप में? इनफैक्ट जेंजी के साथ ये घोस्टिंग वर्ड आया है, इससे पहले तो हमने सुना भी नहीं था। लाइक अगर प्रीवियस जनरेशन्स में देखो, बहुत ब्रेकअप्स वहाँ भी होते थे, रिश्ते नहीं चलते थे, लेकिन घोस्ट कर देना बहुत कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी। व्हाई इज जेंजी घोस्टिंग देयर पार्टनर्स? अभी कह रहे हो ना घोस्ट वर्ड, मुझे भी नहीं पता था कि इसका कोई टर्म होता है। तो जब मैं ऐसे, आप आंसर्स ढूंढते हो, जब आपको सामने वाले से आंसर नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी आंसर्स ढूंढोगे। तो मैं इंटरनेट पे गया और मैंने ऐसी प्रॉब्लम वगैरह टाइप करी, तो मुझे पता चला इसका एक टर्म है घोस्टिंग, और ये बहुत कॉमन है, लोग कर देते हैं कट ऑफ। क्यों करते हैं? तो लेकिन आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में? मुझे लगता है क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते रियलिटी को, कि सबसे इजी वे है कि तुम भाग जाओ उस चीज़ से, फेस ही मत करो उस चीज़ को। और मतलब तुम सोचते भी नहीं हो दूसरे बंदे का कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम बस, क्योंकि तुम खुद बस ठीक रहना चाहते हो, तुम खुद एंजॉय करना चाहते हो, दूसरा बंदा जाए भाड़ में। ठीक है, तो मुझे लगता है बस यही है कि तो आपको लगता है कि एथिकली मॉरली घोस्टिंग गलत है? हाँ ऑब्वियसली, जैसे आप कह रहे हो कि बता के जाना चाहिए अगर जा भी रहे हो तो। हाँ अगर तुम एक प्रॉपर क्लोजर कॉन्वर्जेशन यस इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाट यू फील? यस, क्योंकि तुमने किसी के साथ एक बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, और मतलब ऐसा है कि दिन रात तुम्हारी उससे बातें हो रही है, तुम मिल रहे हो उससे, और तुम बहुत केयर करते हो, और ये दिख रहा है कि तुम हाँ सच में केयर करते हो उसकी। तो अगर केयर करते हो तो फिर वो शो भी करो, मतलब जाने से पहले इतनी कर्टेसी होनी चाहिए कि आजकल ये भी बहुत कॉमन हो गया है कि आई डोंट फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एनी मोर। मुझे नहीं समझ में आता कि पहले ऐसा क्या होता था और अब ऐसा क्या है जो अब बट व्हाट इज अट्रैक्शन फॉर यू? व्हाट इज अट्रैक्शन फॉर जेंजी पर से? अगर मैं बात करूं, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स अपने फिजिकल लुक को लेके बहुत कंसर्न्ड हैं। लोग अपने आप को ग्रूम करना समझ गए हैं कैसे करते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को अप टू डेट रखना, स्टाइलिश होना, अपनी वोकैबुलरी, अपना पूरा मतलब जो जो हम ग्रूमिंग जिसे कह सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। तो फिर आपको क्या लगता है कि अट्रैक्शन फिर भी कम क्यों हो जाता है दो लोगों के बीच में? क्योंकि कुछ रियल नहीं है ना। हम तब तक एक इंसान को चेज़ करते हैं जब तक वो इनकम्प्लीट है, जब तक हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या फिर जब तक हमें वो मिला नहीं है। तो जैसे ही हमें उसके बारे में पता चल जाता है ना, तो हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो अट्रैक्शन इज़ एंग्जाइटी। जब आप किसी पर्सन से मिलोगे और आप एंग्शियस हो, मतलब क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, आप लव एट फर्स्ट साइट कुछ नहीं होता, अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट ही होता है, उसी के बाद लव आता है। तो आप जब किसी से मिलते हो तो आपको अट्रैक्शन ही होता है सबसे पहले। आप किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हो, मे बी लुक्स, मे बी बिहेवियर, मे बी जो कुछ भी। तो अगर आप एंग्शियस हो उस पर्सन के सामने, दैट मीन्स दैट इज़ अट्रैक्शन। और अगर वही एंग्जाइटी आपकी पीस में बदल गई, तो इसका मतलब समझना कि आप धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे हो। और अगर वो पीस में नहीं बदला, और अट्रैक्शन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता, 4 महीने तक अट्रैक्शन चलेगा और उसके बाद ख़त्म। क्योंकि इसलिए बोलते भी हैं कि अगर कुछ आपको चलाना है ना, तो उसको इनकम्प्लीट छोड़ते जाओ, पूरा मत मिलो, पूरी बातें मत करो। तो अगर कुछ हमें पूरा मिल जाएगा, जैसे वो कहते हैं ना कि
चांद मिल जाए तो चांद कहाँ लगता है। तो वही वाली बात है कि जब हमें पूरा मिल जाता है ना तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। आपकी पोइट्री में इतना ज़्यादा पेन को ले आते हो। यू राइट अबाउट पेन, यू राइट अबाउट अनरिटर्न लव, यू राइट अबाउट वन साइडेड रिलेशनशिप, आप हार्ट ब्रेक के बारे में लिखते हो। तो जो भी आप मुझे बात कर रहे हो एक तरह से एक फोरग्राउंड बैकग्राउंड बन गया है कि हम किस बारे में इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। सॉरी, द जर्नी विद इन पे हम जो भी कॉन्वर्जेशन करते हैं इस पॉडकास्ट पे, हर कॉन्वर्जेशन मेरा एक बहुत ही कॉन्शियस इंटेंशन होता है कि वो जो भी सुन रहा है उसके लिए हीलिंग हो। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी ये है, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो कि कोई अगर अपने आप को आपकी इस कहानी में, हमारी इस कॉन्वर्जेशन में देख रहा है तो वो अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, वो अपनी बेस्ट लाइफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो ये हमारे पॉडकास्ट का एक एम है। वो खुद को कैसे बेहतर जान सकते हैं, द जर्नी विद इन कैसे कर सकते हैं, और जब विद इन को समझेंगे तो फिर विदाउट जो बाहर की दुनिया है, आउटवर्डली चीज़ों में अपने आप को बेस्ट कैसे बना सकें या कैसे अपनी बेस्ट लाइफ को डिज़ाइन कर सकें। तो आभाष, आपने जो भी पिछले 5-7 मिनटों में शेयर किया अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने ब्रेकअप के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ पे कही। आपने अट्रैक्शन की बात की, आपने क्लोजर की बात की, आपने पेन की बात की, आपने घोस्टिंग की बात की, कन्फ्रंट ना करना, कन्फेस ना करना, बहुत सारे जिन टर्म्स की आपने बात की बड़े कॉमन हो गए आज के डेट में। ये बड़े कॉमन टर्मिनोलॉजीज हो गए। सो थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ लव विद जेंजी, क्योंकि आप एक जेंजी हो तो मैं थोड़ा जेंजी के स्टैंड पॉइंट से लव को समझना चाहती हूँ। बहुत सारे हमारे ऑडियंस हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस भी लिखते हैं, और जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जिस प्रॉब्लम्स के थ्रू आप गुजरे हो या गुजर रहे हो उनके थ्रू वो भी गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्लोजर ढूंढ रहे हैं, जैसे आप ढूंढ रहे हो। तो अगर आपको अब तक क्लोजर नहीं मिला है और जिसकी उम्मीद भी बहुत कम है, तो फिर हाउ डू यू थिंक यू विल मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि कभी कभी क्लोजर ना मिलना ही एक क्लोजर होता है, या फिर क्लोजर को रीडिफाइन कैसे करोगे आप अपने लिए? क्योंकि कुछ ना कुछ तो अपने आप को समझा के, बता के निकलना पड़ेगा इस मोड से। यू कांट ऑलवेज बी स्टक कि मुझे क्लोजर नहीं मिला है तो मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, है ना? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि आप एक पोएट हो, आप एक राइटर हो, आप बहुत सोचते हो चीज़ों के बारे में, तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर माइंड। हाँ, तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसके 3-4 महीने तक तो मैं एकदम ही पागल ही हो गया था, मतलब आंसर्स के लिए और इधर उधर। और मुझे ऐसा लगता था कि रॉकस्टार मूवी आई थी ना, जब उसमें बोलता है कि जब दर्द होगा तो अच्छा लिखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब पेन होता है ना तो बहुत मैं अच्छा लिख पाऊंगा। बट उस टाइम में मैंने ये डिस्कवर किया कि जब मेरे को वो पेन था ना बहुत ज़्यादा, तब मेरे वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे, मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा था। तो 3-4 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा। वो पता नहीं कुछ तो ऐसा हो गया था कि बस मैं बैठा रहता था और कहीं जाता भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस। लेकिन आप शोज कर रहे थे उस टाइम पे? अपने कमरे में मैं शोज मतलब कम कर रहा था, लेकिन कर रहा था। कैसे कर पा रहे थे आप? खुद को बस उठाता था, खुद को इकट्ठा करता था कि नहीं ये तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ये काम है। और मेरा ऐसा है कि वो शो मस्ट गो ऑन वाला, कि ये तो करना ही है। बट बैक ऑफ द माइंड रहता है हमेशा, जब भी जैसे मैं शो भी कर रहा हूँ तो शो में भी उसकी ही बात हो जाती है, उसकी ही बात कर रहा हूँ, तो वो एकदम बैक ऑफ द माइंड वो चला जाता था। तो मैं ऐसे जोन में भी चला जाता था, तो वो ऑडियंस को पता है कि ये चला गया कहीं। तो 3-4 महीने तक तो बहुत मुश्किल था। बट फिर धीरे धीरे होता है ना कि वक्त के साथ ठीक होने लगती हैं चीज़ें, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट करने लग गया। बट ऐसा था कि मैं उसको स्टॉक करता था बहुत ज़्यादा, तो हो नहीं पा रहा था कुछ। और मैं उससे ना बात करने की कोशिश करता था कि कहीं से बात हो जाए। तो एक बार मेरा एक शो था, तो और मेरे साथ ऐसा था कि मेरे हर शो पे ना वो मेरे साथ जाती थी। तो मैं अपनी फैमिली को नहीं लेके जाता शो पे, मैं किसी फ्रेंड को नहीं लेके जाता अपने शो पे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी मेरे को ऐसे होती है, थोड़ी शर्म सी आती है। परफॉर्मेंस प्रेशर मेरे साथ भी होता है। ये वाली होती है ना कि मुझे हमेशा डर लगता है कि ऑडियंस में अगर मेरे पेरेंट्स या मेरा कोई भाई बहन या मेरे कोई जानने वाले हैं तो मुझे बहुत 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 शर्म और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, एंग्जाइटी होती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट मैं उसको लेके जाता था शो पे, और वो मेरे को फीडबैक्स देती थी हर के बाद कि इसमें क्या था, इसमें क्या था।
तो एक जब मैं शो करने वाला था, ब्रेकअप के बाद पहला शो, कि इस बार वो नहीं होगी मेरे साथ इस शो पे, तो मैंने ना उसको, अब मैं हर जगह से ब्लॉक्ड था, तो मैंने उसको मेल डाला था कि ये मेरा शो है, यहाँ पे आना हो तो आ जाना, और ऐसे करके मैंने मेल डाला था। और जब मैं स्टेज पे खड़ा था तो मुझे लगा कि वो है शायद वहाँ पर ऐसे कहीं बैठी हुई है, क्योंकि मुझे ऐसे क्योंकि ऑडियंस पे ऐसे पूरा डार्क डार्क सा था, तो मुझे लगा कि वो बैठी हुई है। तो मैं खुश हो गया, तो मेरा शो अच्छा गया वो। बट फिर बाद में देखा मैंने तो वो नहीं थी वहाँ पे, और मैंने उसको बुलाया शो पे और वो नहीं आई। तो उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो अब नहीं आएगी, कभी कभी बात नहीं हो पाएगी उससे। तो धीरे धीरे फिर मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और बट मुझे लगता है पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं हो पाता कभी भी, क्योंकि पहला प्यार तो पहला ही होता है। और ऐसा भी कहते हैं कि आप पहले प्यार के बाद, मतलब अगर पहला प्यार ही आपका ऐसे बेस्ट फीलिंग वाला हो गया, तो आगे आप जितना भी करोगे, तो आगे आपके जितने भी ब्रेकअप्स भी होंगे, तो आपको याद वो पहला प्यार ही आएगा। आप बिलीव करते हो इसमें? शायद हाँ, क्योंकि मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है वो। बट ये होता है ना कि पहले प्यार में आप पागल होते हो, मेरे को तुम पे पूरा ट्रस्ट है, बट अब मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो गया। तो अब जब मैं नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचता हूँ, आई एम सीइंग समवन अभी ऐसे ही, मतलब ऐसे सीरियस वाला अभी नहीं हुआ है कि मतलब आपको समझ आने लगा है कि सीरियस रिलेशनशिप क्या होती है? ये बनने कब लगता है कि यू नो रिलेशनशिप तो एक ही होती है? मुझे लगता है सीरियस नॉन सीरियस ये वर्ड्स बहुत नए नए अब आ गए हैं। वो लेकिन कमिटमेंट वाली चीज आ गई है हाँ, ना। मतलब कि मैं इतना कमिटेड नहीं हूँ, मैं इतना भी सीरियस नहीं हूँ, मैं उतना सीरियस नहीं हूँ, ये सिचुएशनशिप है, ये नैनोशिप है, ये सारे वर्ड्स अभी आ गए हैं। बट प्यार तो प्यार होता है, या होता है या नहीं होता है। और जब होता है तो आप कैसे उसकी हद तय करते हो कि ये सीरियस वाला है और ये नॉन सीरियस वाला है? और कैसे खुद को रोकते हो कि नहीं मुझे इतना नहीं करना है या उतना नहीं करना है? और जब आप इतने कैलकुलेटिव हो प्यार में, तो क्या सच में वो प्यार भी है? कभी कभी आई थिंक अबाउट थिंग्स लाइक दिस। तो व्हाट आर योर थॉट्स हियर? कि ये आपने अभी कहा कि मैं इतना सीरियस भी नहीं हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि आपकी दोनों गर्लफ्रेंड्स जब ये पॉडकास्ट देखें। इतना सीरियस, मतलब कि अभी अभी जस्ट एंटर ही हुआ है उसमें ना, कुछ ही टाइम हुआ है, तो ट्रस्ट करने में मुश्किल होती है मुझे अब। ठीक है, अब ट्रस्ट करने में मुश्किल होगा कि जैसे मैं पहले एकदम ऐसे कूल था, तो मैं उतना कूल नहीं रह पाऊंगा। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, और वो ऐसे एक्सेप्ट करेगी क्या मुझे, तो वो वाली चीज़ आ जाती है बीच में। क्योंकि पहले प्यार में आई वॉज मैडली इन लव विद हर, कि तुम्हें जो करना है करो, तो ये ऐसा वैसा। और तब मतलब और आप थोड़े विजिलेंट हो जाओगे? अब मैं सवाल पूछूंगा। अगर उनके भी कोई और क्लोज मेल फ्रेंड है तो आप सवाल पूछोगे, ये हाँ, अब कौन मेरे है, अंदर क्या सवाल आ है, जाएंगे, क्यों है? तो और मैं ऐसा हूं नहीं, बट अब वो अंदर से आ गया है, क्योंकि मेरे को ना बहुत 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 कम लोग पसंद आते हैं। तो और मुझे हर चीज़ देरी देरी से भी मिलती है। तो मेरा पहला रिलेशनशिप जब मैं 23 साल का था, तब तब मैं आया रिलेशनशिप में। मेरे दोस्त भी बहुत देरी से बने हैं मुझे। मैंने पैसे कमाना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, बट ऐसे ज़्यादा पैसे भी मेरे को बहुत टाइम बाद ही मिले हैं, मतलब ऐसे सक्सेस वगैरह, जो मुझे लगता है मुझे पहले मिल जाना चाहिए था, जिस हिसाब से मैं ग्रो कर रहा था। बट वो डिले हो गया, पता नहीं किस वजह से, मुझे समझ में नहीं आया। मैं ऐसे रैपिडली ग्रो कर रहा था, एंड देन बीच में एकदम ही स्टक हो गया। वो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स ने ग्रो किया और मैं स्टक हो गया था एक जगह। तो मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसे ही है। तो अब मेरे को ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे बस, और मुझे लगता है कि वो मैं हूं नहीं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं अभी 30 सेकंड लेना चाहूँगी। आई नो कि आप कॉन्वर्जेशन के फ्लो को बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट आई जस्ट वांट टू गिव अ सिंपल रिमाइंडर हियर कि अगर आपको हमारी कोशिश द जर्नी विद इन पॉडकास्ट की कॉन्वर्जेशंस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें तो इंकरेजमेंट मिलता ही है कि हम हर हफ्ते आपके लिए एक नई कॉन्वर्जेशन, एक नया पॉडकास्ट लेके आ सकें। साथ ही साथ यूट्यूब के एल्गोरिदम भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं कि जितने लोग हमारे कंटेंट के साथ एंगेज करेंगे, फिर वो आगे और लोगों तक जा पाता है। और हमें भी एक उत्साह मिलता है कि दीज कॉन्वर्जेशंस आर रियली हेल्पिंग पीपल, क्योंकि वही एक रीज़न है इस पॉडकास्ट को बनाने का। जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार, एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर पॉडकास्ट। हैविंग सेड सो, आपकी पोएट्री मैंने
बहुत सुनी है पिछले कुछ दिनों में। मैं तो इनफैक्ट सरप्राइज थी कि मैंने आपका नाम कैसे नहीं सुना, क्योंकि पोइट्री सर्किट में जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कई लोग इस पॉडकास्ट पे भी एज अ गेस्ट आ चुके हैं। नायाब मिधा, निधि नारवाल, कोपल खन्ना जो टे पटेल की फाउंडर है वो भी हमारी गेस्ट रही हैं, दिव्य प्रकाश दुबे भी आए हैं पॉडकास्ट पे, बहुत कई नाम तो मैं भूल भी रही हूँ। तो बहुत सारे हमारे गेस्ट इस जॉनरा में से, हमने इस तरह की बातें उनके साथ भी की हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप हार्ट ब्रेक के बारे में लिखते हो तो कितना ये आपके पर्सनल स्पेस से आता है, क्योंकि हार्ट ब्रेक तो आपका भी 1.5 साल पहले ही हुआ है, बट कविता तो आप बहुत सालों से लिख रहे हो। कितना एक ऑथेंटिक एक्सप्रेशन होता है, और कितना आप ये रोमांटिसाइज करते हो पेन को? क्या हम एक ऐसी जनरेशन बन गए हैं जिसको पेन को रोमांटिसाइज करना, फिर उसको एक हॉबी या एक अपने क्रिएटिव परसूट के थ्रू निकालना और फिर वहाँ से इनकम जनरेट करना भी एक आउटलेट बन गया है, तो इसलिए हम पेन को ज़्यादा रोमांटिसाइज करने लगे हैं? लिखने की आदत मेरी बचपन से थी। मैं मे बी सेकेंड स्टैंडर्ड से लिख रहा हूँ, बट मैंने पहले डायरी एंट्रीज लिखा करता था, क्योंकि मैंने मेरी बहन को देखा था, मेरी दीदी को देखा था कि वो डायरी एंट्रीज लिखती है, उसके उसके दिन में जो भी हुआ है वो लिखती है, तो उसकी कॉपी करके मैं भी डायरी एंट्रीज लिखता था। बट मेरे पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के रहे हैं कि पढ़ाई करो और ये करो, और थोड़े से वैसे। तो एक दिन उन्होंने मेरी डायरी देख ली और उन्होंने देखा कि ये क्या टाइम वेस्ट कर रहा है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने मेरे सामने वो डायरी फाड़ दी। और तब से मुझे ऐसा लगने लग गया, बच्चा ही था तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार क्या लिखना गलत होता है। तो मेरे अंदर डर सा बैठ गया लिखने को लेकर, तो फिर मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर वो बाद में स्कूल टाइम पे 11th स्टैंडर्ड में आई मेट अ गर्ल, ठीक है, जो जो मेरी क्रश क्रश बन गई थी, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगती थी वो। तब मैंने उसके लिए लिखना स्टार्ट किया फिर से। और स्टार्टिंग में मैं वन साइडेड लव पे लिखा करता था, क्योंकि मेरा वो फेस चल रहा था वन साइडेड लव वाला, वो मेरे को कभी मिला नहीं, उसके उससे कभी वो रेसिप्रोकेट हुआ नहीं, तो वो मेरा वन साइडेड लव वाला ही रह गया। तो आप मेरी अगर पुरानी उसमें जाओगे तो मैं वन साइड लव पे लिखता था। देन वो वाली चीज़ ख़त्म हुई एंड देन आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, फिर हार्ट ब्रेक, तो फिर वो हार्ट ब्रेक वाली चीज़, फिर मैं ब्रेकअप्स पे ज़्यादा लिखने लग गया। तो जैसे जैसे लाइफ के फेजेस हुए ना, वैसे वैसे मैं उन फेजेस पे खुद भी ग्रो होता गया और लिखने लग गया। और मैंने कभी कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि पोइट्री या लिखने के थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं, और मैंने तो कभी पैसे कमाने के लिए स्टार्ट भी नहीं किया था। आई वॉज इन कॉलेज सेकेंड ईयर, तो उसमें क्या हुआ था कि हमारी फीस भरने के ना, ऐसे पापा बीमार पड़ गए थे, तो फीस भरने के ऐसे पैसे वगैरह नहीं थे, तो मैं 3-4 महीने तक घर पे बैठा रहा। एंड तब मैंने ऐसे ही, और बहुत वो डिप्रेसिंग सा माहौल था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त कॉलेज वगैरह जा रहे हैं सब ऐसे, और घर पे मैं अकेला बैठा हूँ। तो तब मेरा वो वाला फेज था कि तब मैंने उस पे लिखा कुछ, जो मेरे को उस टाइम पे फील हो रहा था, वो लोनलीनेस फील हो रही थी, वो एक अंदर से बेचैनी सी फील हो रही थी, उन सब पे लिखा। देन मुझे लगा कि क्या इसको पोस्ट करना चाहिए। तो उस टाइम पे फेसबुक था, तो फेसबुक पे मैं ऐसे ही पोस्ट करता था, तो उस पर लाइक्स वगैरह थोड़े से मिलने लग गए दोस्तों से ही। तो मुझे लगा कि ये ठीक है, इसको क्या, क्योंकि उस टाइम पे जियो वगैरह आया था, तो मैंने सोचा इसको यूट्यूब पे भी पोस्ट करके देखें क्या। मेरे को एडिटिंग वगैरह ऐसे कुछ आती नहीं थी, तो मैंने सिर्फ वॉइस ओवर एंड ब्लैक स्क्रीन और वॉइस ओवर से यूट्यूब पे, तो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा या कुछ करूंगा, मेरे को बस लिखना अच्छा लगता था। तो मैंने सिर्फ वो किया। और मुझे लगता है कि जब आप पैसे कमाने के लिए कोई कुछ स्टार्ट करते हो, ऐसा अपनी हॉबी को पैसे कमाने के लिए वो करोगे, तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे से ना बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं कि यार यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है मुझे, सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी वाली कैटेगरी में मिलता है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, यार पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट मत करो। अगर तुम्हारे पास हॉबी, अगर
तुम्हारी कोई हॉबी है, तुम बस उसको दिखाना चाहते हो लोगों को, तो करो। तुम्हारे पैसे पैसे आएंगे, वो बहते आएंगे, वो सेकेंडरी चीज़ बन जाएगी फिर तुम्हारी। तुम बस नहीं यार, मुझे लगता है टेक में ना ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो टेक चैनल शुरू कर दूंगा। उसको टेक की नॉलेज भी नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए, तो पैसे के लिए टेक चैनल बनाएगा, कुकिंग चैनल बनाएगा कि इसमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो और पोइट्री वाला ना, या एंटरटेनमेंट वाला जो होता है, इसका सीपीए बहुत कम होता है, मतलब इस पे आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं वो क्लिक्स के। तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन से ज़्यादा नहीं कमाते हो आप। बट मेरी पहली ऐसे पेमेंट आई थी जब यूट्यूब से, तो मेरे को ऐसे ही लगा कि बोनस है ये। और मैं तो बस लिख ही रहा था, और मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं मतलब लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वही आता है। तो बेसिकली आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे थे अपनी कविताओं के थ्रू, जो आप फील कर रहे थे उस दौर में अपनी ज़िंदगी के। तो जब लोनलीनेस ने आपको घेरा तो लोनलीनेस पे कविताएं लिख ली, जब ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप पे लिख ली, जब प्यार हुआ तो प्यार पे लिख ली, जब वन साइडेड था तो वन साइडेड पे लिख ली। और मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी थेरेपी ही ये है कि लिखना, क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसे एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। आपको क्यों होते हैं लड़के ऐसे? वाई मेन आर नॉट सो एक्सप्रेसिव? मुझे लगता है कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि बहुत बहुत अलग रखा गया है। जैसे अब मैं अपने घर पे ही देख लूँ, तो जैसे मैं हूँ और मेरी बहन है, तो मेरी बहन रो रही है तो वो ठीक है, मतलब उसको इतना कोई कुछ कहता नहीं था, उसको लोग शांत कराते थे, उसको लोग चुप कराते थे। अगर मैं रो रहा हूँ तो मेरे को लोग डांटते थे कि यार रो क्यों रहा है। और ना ऐसे बहुत कमेंट भी पास किए जाते हैं ना, कि बचपन में ही चोट लग गई तो, और मतलब दर्द हो रहा है तो अरे यार दर्द मतलब क्या भाई, उठो, ऐसा ऐसा कुछ हमें लड़के को दर्द हमें नहीं होता, हाँ मर्द को दर्द नहीं होता, लड़कियों के रो रहा है तू, यस, समथिंग लाइक दैट। हमें टफ बनाने की ही ट्रेनिंग दी गई है। तो वो एक्सप्रेशन ना खत्म ही हो जाता है अंदर से, और ऐसा लगता है कि यार बोला और इसने मेरे को वीक समझ लिया तो क्या। और मुझे लगता है कि रो लेना चाहिए, भले ही तुम, वैसे मैं, मुझे खुद शर्म आती है ऐसे सबके सामने ऐसे मैं रो नहीं सकता हूँ। बट अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ऐसे हैवी हो रहा है और तुम्हें रोना आ रहा है, तो रो लो, छुप कर ही रो लो, पर रो लेना चाहिए लड़कों को भी। कोई शर्म की बात नहीं है। और मुझे यही लगता है कि कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि मेरे को ना एक चीज़ यहाँ पे बड़ा कॉन्ट्रास्ट लगता है, जेनजी वर्सेस जो आपसे उम्र में बड़े लोग हैं। जेनजी को पता है कि उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई, जैसे आपने कंडीशनिंग वर्ड यूज़ किया कि इसलिए हम नहीं रो पाते हैं, इसलिए जो लड़के हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं आपको अब एक थॉट देना चाहूँगी, जब आप किसी चीज़ को देख लेते हो, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो उसको सॉल्व करना भी आपको समझ में आने लगता है, या वो सॉल्व हो सकती है पता होने लगता है। उसको सॉल्व करने के टूल्स आप ढूंढ सकते हो, जान सकते हो। और जब आपको रीज़न ही नहीं पता है कि वो क्या, किस वजह से है, तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हो फिर। जब आपको पता ही नहीं कि कंडीशनिंग है, जो आपसे प्रीवियस जनरेशंस थी, जो हमारे पेरेंट्स थे, उनको ये कंडीशनिंग ही नहीं पता था, कि उनको लगता था दुनिया ही ऐसी है। आज की डेट में आपको पता है कि दुनिया ऐसी नहीं है, मेरी कंडीशनिंग है, लड़कों की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं या होने चाहिए, वो रो नहीं सकते, उनको रोना नहीं है। तो जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किसी सही स्पेस से नहीं आ रहा है, ये सिर्फ कंडीशनिंग की, सोसाइटल प्रेशर की स्पेस से आ रहा है, ये एक सर्टेन कि लड़कों को इस तरह के फ्रेमवर्क में बैठना चाहिए, जैसे लड़कियों के लिए भी एक टेम्पलेट होता है कि इसमें फिट होनी चाहिए, लड़कों का ये टेम्पलेट है उसमें नहीं फिट होना चाहिए, वहां से आ रहा है। ये सिर्फ कंडीशनिंग है, और कंडीशनिंग को ब्रेक किया जा सकता है, कई जगहों पे किया है। लड़कियों ने कितनी सारी सोसाइटल कंडीशनिंग को ब्रेक किया है, चाहे वो कपड़े पहनने से लेकर खाने पीने की चॉइस, अपने पार्टनर की चॉइस, नौकरी करने की चॉइस, कमाने करने की चॉइस से लेकर, लड़कों ने कितनी सारी कंडीशनिंग को ब्रेक किया है। तो व्हेन यू कैन सी अ प्रॉब्लम, देन यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो। तो ये जिम्मेदारी बन जाती है आपकी, या उस किसी भी इंसान की जो ये कहता है कि मेरी कंडीशनिंग से आ रहा है। देन आई फील एज एन अडल्ट, जब आप 18-20 साल से ऊपर हो जाते हो, तो एज एन अडल्ट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको तोड़ें। और अगर आपसे नहीं टूट पा रहा, जैसे आपने कहा कि मुझे अभी भी शर्म आती, मैं क्या इस बारे में बोलूं, तो फाइंड आउट करें कि मैं कैसे सीखूंगा, क्योंकि ये सारे ना लाइफ स्किल हैं जो आप बात कर रहे हो ना। ये जो गैप है नॉलेज वर्सेस हो क्यों नहीं पा रहा है, मेरे को पता है कि रोने से मैं लाइट फील करूंगा, मेरे को पता है दिल हल्का हो जाएगा, मेरे को पता है कि अच्छा भी है, मेरे को पता है कि लड़के रोते हुए वीक होते हैं, ऐसा भी कोई सच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो इसका मतलब कोई एक लाइफ स्किल में गैप है, जो शायद आपको स्किल नहीं आ रहा, ये स्किल सीखा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी हुए हैं इंसिडेंट्स जहाँ मैं ऐसे बहुत मतलब
ऐसे फूट फूट के जो रोते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे अकेले में या दूसरे लोगों के सामने? अकेले में वो दूसरे लोगों के सामने तो नहीं हो पाता हाँ। मुझसे। हाँ, बट दूसरे मतलब किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, हाँ तुम लेकिन खुद को रोकने की भी जरूरत हाँ, नहीं है। रोकने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम रो सकते हो। और मतलब समझते हैं लोग, अब इतना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बात कर लेता हूँ कि मैं रोया हूँ। हाँ, मैं वॉशरूम में गया था और मैं फूट फूट के रोया था अपने ब्रेकअप के बाद, तो इसमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा है तो वो निकलेगा कहीं ना कहीं बाहर। और मेरी थेरेपी यही है कि मैं लिख लेता हूँ उन चीज़ों को। बहुत सारे लोग होंगे जो मे बी बेकार हैबिट्स में चले जाएंगे, मे बी ड्रग्स में भी, अल्कोहल वगैरह। तो मुझे लगता है कि अल्कोहल वगैरह तो मतलब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कुछ तुम्हारी हीलिंग होगी भी नहीं, वो बस टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर तुम्हें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए ना, तो मे बी कोई ऐसी हॉबी पकड़ लो, मे बी राइटिंग, मे बी डांसिंग, मे बी सिंगिंग, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता है। और मे बी ट्रैवल, और जिम जाओ। वर्कआउट से मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट से क्या होता है, आप थके हुए हो, बट रियलिटी में आप थके नहीं हुए हो, आपकी बॉडी जस्ट स्टिफ है। जब आप जाओगे ना जिम और ज़रा सा ऐसे स्ट्रेच वेच करोगे, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है अभी। तो और वर्कआउट करने से आप फिजिकली तो स्ट्रांग होते हो, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। तो अब मुझे लगता है कि अभी मैंने 3 साल से ये जिम शुरू किया है, तो मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए। मेंटली मैं ज़्यादा स्ट्रांग फील कर पाता हूँ, मतलब अपने इमोशंस को ज़्यादा ढंग से समझ पाता हूँ और कंट्रोल कर पाता हूँ। तो मैंने ड्रिंक भी करके देखा है। मतलब मैं ओकेजनली ड्रिंक कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि वैसा ओकेजनली ड्रिंक करके देख लेता हूँ, बट ड्रिंक करने से कुछ होता नहीं है। उस टाइम पीरियड पे मज़ा आता है, बट वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो मुझे लगता है कोई हॉबी परस्यू करो, अगर जा सकते हो। अगर ज़्यादा इश्यूज हैं, अगर यू कैन अफोर्ड, अगर तुम जा सकते हो तो थेरेपी सेशंस ले लो। मैंने नहीं लिए हैं, मेरे लिए लिखना मेरी थेरेपी है। मेरे को जो फील होता है मैं लिख लेता हूँ। हाँ, मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे उस बारे में, पर मैं लिख ज़रूर लूँगा। तो मैंने इंस्टा बायो पे भी अपने डाल रखा है कि मैं सब छुपा कर लोगों से बता देता हूँ लोगों को। इसका क्या मतलब है? अ, मैं सब छुपा कर लोगों से, कि मैं आपको सामने ऐसे बता नहीं पाऊंगा, मैं आपसे छुपा रहा हूँ अभी मैं जो फील कर रहा हूँ, बट मैं बता देता हूँ लोगों को। मैं लिख कर आपको सब बता दूंगा। तो मैं जो आपको सामने से नहीं कह पा रहा ना, वो मैं स्टेज पे कह दूंगा। स्टेज मुझे सबसे सेफेस्ट प्लेस लगती है अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करने के लिए। मैं अगर स्टेज पे खड़ा हूँगा ना, तो मुझे लगता है आई ओन इट, और मैं उस पर रहकर तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि कोई मुझे जज कर रहा होगा। तो अगर मुझे कोई मैं वैसे खुली किताब हूँ। तुम अगर मेरी वीडियो स्क्रॉल करोगे तो तुम मेरी पर्सनालिटी जान लोगे, बट अगर तुम मेरे साथ बैठे हो, सामने बैठे हो, तो मेरे अंदर से बात निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब कोई अगर आपकी वीडियोस देख के आपको समझना चाहे तो समझ लेगा, लेकिन आप किसी के साथ 2 घंटे बैठे हैं या किसी से मिल लिए तो उनको बहुत कुछ है जो नहीं पता चल पाएगा आपके हाँ, बारे में। मैंने इस पे लिखा भी था कि मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं अलग हूँ थोड़ा। पहली बार मिलोगे तो अलग लगूंगा, पर दूसरी बार तक बदल चुका हूँ पूरा। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ पर बताऊंगा नहीं। फ़ोन मेरे हाथ में होगा पर उठाऊंगा नहीं। मैं नहीं कहूँगा तुम्हें कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उसकी जगह ये पूछूंगा कि मोमोज खाने चले। मेरे बात करने का मन होगा, मैं फिर भी गुड नाइट बोल दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि तुम कुछ ऐसा बोलो कि बात हो सके। मैं मैं टीवी ऑन करके भी फ़ोन यूज़ करता हूँ। स्ट्रांग हूँ वैसे, पर कुत्तों से डरता हूँ। मैं प्यार में तुम्हारे आशिक से ज़्यादा दोस्त बनूंगा। सारी बातें बाद में होंगी, मैं पहले तुम्हें रोस्ट करूंगा। मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं अलग हूँ थोड़ा। पहली बार मिलोगे तो अलग लगूंगा, पर दूसरी बार तक बदल चुका हूँ पूरा। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है मेरी लव लैंग्वेज भी ना यही है, इरिटेट करना। अगर मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ, अगर मैं आपको रोस्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरी लव लैंग्वेज है। मेरी लव लैंग्वेज है टची टची होना, बीइंग क्लिंगी। मैं बहुत ऐसे चिपकू वाला आदमी हूँ। बट अब फिर लेकिन मेरे को इस वाले भी चीज़ में ये लगता है कि सामने वाले को अनकंफर्टेबल ना हो जाए। तो जब तक वो कंफर्टेबल नहीं है, तो तब तक तो एंड दिस, अगर मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ कि मैं आपको रोस्ट कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई आई लाइक योर कंपनी। तो यानी कि आप अपने हर शो पे एक एक दो दो चार चार हिंट्स या अपनी पर्सनालिटी रिवील करते रहते हो। तो इन अ वे योर मैनिफेस्टेशन इज इन एक्शन।
कि भाई मैं ये हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या अट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मेरी लव लैंग्वेज भी आपके सामने है, मेरी पर्सनालिटी भी सब आपके कुछ है। सामने है। आप मेरी वीडियोस देख कर आओ, आप मुझे मुझे जान जाओगे पूरा। एंड देन क्योंकि सामने से तो बहुत मुश्किल है मुझे ऐसे तोड़ कर कुछ बातें निकालना। और अगर मैं अपने फैमिली के बारे में आपसे बात कर पा रहा हूँ, अगर मैं अपने पापा और मेरे रिलेशन के बारे में आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई ट्रस्ट यू, क्योंकि मैं ये बातें मतलब ऐसे लोगों से करता नहीं हूँ जब तक मुझे ऐसा लगता नहीं है ना कि ये समझ पाएगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं वो फैमिली वाली चीज़ ना। जैसे आप अभी ऐसे बैक स्टेज आप बता रहे थे कि अ, तो मुझे आपसे रिलेट हुआ बहुत ज़्यादा कि आपकी फैमिली और मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्ट हुआ। तो मे भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप समझ पाओगे वो सिचुएशन। बट लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब यार है तो पापा ही ना, है तो यही ना, मतलब है तो फैमिली ही ना। तब तो वो बातें भी मुझे ऐसे लगता है कि यार सामने वाले को छोड़ो, तो इसमें वो अवॉइड ही करता हूँ वो कॉन्वर्सेशंस। तो अगर मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मतलब मैं आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पा रहा हूँ। हम्म। लेकिन यूजुअली एक लड़के का अपने फादर के साथ रिलेशनशिप इन द ग्रोइंग इयर्स ट्रबलिंग सा ही होता है। हम्म। जब एक लड़का टीनेज क्रॉस करता है 20-25 की साल में, बहुत सारे लड़कों का अपने फैमिली के साथ, पर्टिकुलरली फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। तो एक लड़के का अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा क्यों नहीं होता है? क्या लगता है आपको, क्या बैरियर्स आ जाते हैं? एक बहुत पॉपुलर हिंदी सेइंग है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो अब एक घर में, एक यूनिट में, क्या दो मर्द आ गए हैं, वो बच्चा लड़के से अब मर्द बन गया है, ही इज बिकम अ मैन, सो देयर आर ईगो क्लैशेस विद अनदर मैन। व्हाट इज द इशू, व्हाई boys don't go along with their fathers easily? ईगो क्लैशेस होते हैं क्योंकि जैसे फादर ना हमेशा फादर बन के ही रहना चाहते हैं, वो हमेशा कंट्रोल ही करना चाहते हैं। अब किसी 25 साल के लड़के को या 30 साल के लड़के को आप डिसीजंस नहीं लेने दे रहे हो उसके खुद के, तो वो तो मतलब भरा हुआ है, वो तो निकलेगा फिर उसका फ्रस्ट्रेशन ना कहीं। तो ऐसे ही अगर आप हर चीज़ में उसको कंट्रोल करते रहोगे कि ये नहीं करना वो नहीं करना, और वो भी 25-30 साल के एक लड़के को जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, उस पर आप उसको गाइड कर सकते हो, बट यू कांट टेल हिम कि नहीं ये करना ही नहीं है। जैसे होता है ना कि ज़बरदस्ती शादी ही करवा दी, तो उसकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन आपने ले लिया। तो इससे आ जाता है कि यार तो धीरे धीरे ना वो कनेक्शन खुद ही टूटने लगता है, खुद ही ऐसे एक गुस्सा भर जाता है अंदर आपके अंदर कि बातें कम होने लगती है बट जब आपको एक जो सोसाइटल कंडीशनिंग होती है कि मेन शुड नॉट एक्सप्रेस अ लॉट, या मैन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ज़्यादा बोलते नहीं। आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है क्योंकि फादर भी ज़्यादा नहीं बोल रहे बिकॉज ही इज़ अ मैन फॉर लास्ट 40-50 ईयर्स। लड़का भी हुज अ मैन नाउ, इज नो लॉन्गर अ यंग बॉय, वो भी अब वैसा ही डेवलप हो गया, कंडीशनिंग हो गई कि वो भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन का तार जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, उस वजह से दे आर नॉट एबल टू शेयर एंड सी ईच अदर्स वर्ल्ड्स एंड देन कम टू अ कॉमन ग्राउंड। हाँ, क्योंकि बात करना ऐसे सिखाया ही नहीं है ना कि तो तो बेटे और बाप के बीच में वही वाली बातें होती है कि हाँ, ये कर लिया वो कर लिया, वो फाइनेंसेस डिस्कस होंगे और ये डिस्कस होगा वो डिस्कस होगा। वो कभी वो वाली बात ही नहीं हुई, वो डीप, वो इमोशनल बात, वो हाउ आर यू फीलिंग वाली बात, वो कभी बात ही नहीं हुई। तो इससे भी डिस्कनेक्ट बनता जाता है हमारा। और जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, तो मे भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बट बचपन में ही मैंने ऐसा सोच लिया था कि मुझे मेरे पापा जैसा नहीं बनना। क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि वो जैसे मदर को ट्रीट करते थे एंड ही वाज अब्यूजिव और ऐसा वगैरह वगैरह। तो इनकी हैबिट्स मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए। और जब आप बचपन में भी ऐसे देखते हो ना कि किसी को ऐसा एक्ट करता हुआ और ऐसा, तो आपको लगता है कि बचपन में ही मतलब बच्चे को समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है। तो वो वाली चीज़ें मेरे अंदर भी आ गई थी। और जैसे वो अब्यूज़ बहुत करते हैं। मैं एक मेरे मेरे मुंह से आप एक गाली नहीं सुनोगे कभी। तो मैंने अंदर वो आने ही नहीं दिया अपने कि मुझे ऐसा बनना ही नहीं है। तो और जैसे कि वो ऊंची आवाज़ में बहुत बात करते हैं, और तो मेरे अंदर वो आया ही नहीं, मैं ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं कर सकता हूँ आपसे।
तो वो वाली चीज़ें मैंने, तो वो वाली एक चीज़ बन गई थी कि यार वहाँ से भी मेरा डिस्कनेक्ट शुरू हुआ कि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया। कि मुझे ये बिहेवियर्स एक इंसान में पसंद नहीं है. आई रिलेट टू यू सो मच ऑन दैट आभाष, क्योंकि हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे. कुछ ना बहुत जनरलाइज सी स्टेटमेंट्स होती हैं. जैसे लड़कियों के लिए क्या कहा जाता है कि लड़कियां तो पापा की परी होती हैं, लेकिन हर लड़की का वो एक्सपीरियंस नहीं है. और जब आप ये बातें सुनते हो कि एक लड़की अपने पार्टनर में अपने पिता की झलक चाहती है, या वो अपने पापा जैसा पार्टनर चाहती है जो उनको वैसा प्यार दे, लेकिन बहुत लड़कियों की रियलिटी ये नहीं है. बहुत लड़कियों के फादर वैसे नहीं है जैसा वो अपने पार्टनर में चाहें. इनफैक्ट जैसा आप कह रहे हो कि मुझे अपने पापा जैसा कुछ भी नहीं बनना था, तो मुझे भी अपने पापा जैसा नहीं चाहिए था पार्टनर. मुझे भी अपने पापा जैसी चीज़ें नहीं करनी थी. मेरे फादर, मैंने इस पॉडकास्ट पे पहले भी कहा है, वो अल्कोहल एडिक्ट हैं. और हमारा पूरा बचपन एडिक्शन को देखते संभालते निकला. बहुत शर्मिंदगी देखी, बहुत कुछ देखा. तो जब ऐसी जनरलाइज स्टेटमेंट्स दी जाती है ना कि लड़की होगी तो फादर के साथ इतना प्यार होगा, ऐसा बॉन्ड होगा, बाप का दिल तो बेटी के लिए रोता है, बाप तो सबसे पहले, जैसे अभी मेरी एक बेटी पैदा हुई है, तो हर दूसरा इंसान बहुत कैजुअली बोल देता है कि हाँ, उसका बेटियां तो बाप की सबसे लाडली होती हैं. लेकिन आपका लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं रहा है, और ऐसी बहुत करोड़ों लड़कियां जिनका एक्सपीरियंस नहीं रहा है. तो सबसे पहले तो हमें ना जनरलाइज करना बंद करना पड़ेगा कि एक बेटी और बाप का क्या रिश्ता होता है, एक बेटी और माँ का क्या रिश्ता होता है, बाप और बेटे का क्या रिश्ता होता है. क्योंकि ये जो लेबल्स है ना, और ये जो है, वो सबके लिए ट्रू नहीं है. और हम जितना जनरलाइज करते जाते हैं, हम उतना इंसेंसिटिव होते जाते हैं उन लोगों के पेन के साथ जिनके लाइफ का वो एक्सपीरियंस ही नहीं है. हाँ, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये कॉमन प्रॉब्लम ये है. कॉमन प्रॉब्लम्स है. हम लोगों के टाइम पे क्या था, ये था ही नहीं कुछ, तो पता ही नहीं था कि चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है. एक और चीज़ जो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, एंगर. मेन जो होते हैं उनका एक नेचुरल रिएक्शन रिस्पॉन्स होता है, इज एंगर. आई हैव सीन मेन, जैसे आपने ब्रेकअप की बात की, आपने लोनलीनेस की बात की, अपसेट होने की बात की, हर्ट की बात की, पेन की बात की. वाई इज आई शुड रादर से कि बहुत सारे इमोशंस का एक्सप्रेशन एंगर क्यों है, स्पेशली फॉर मेन. Why are men so angry and aggressive? Again, not all men, but a lot of men. अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, स्टार्टिंग मुझे बहुत गुस्सा आता था. स्टार्टिंग के स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बट फिर लगा कि ठीक नहीं है, क्योंकि मैं गुस्से में बहुत चीज़ें, मतलब खुद को ही हार्म कर देता हूँ या दूसरों को हार्म होता है उससे. तो फिर मैंने इस पे काम किया और मैंने थोड़ा मैं काम होने लगा. बट अब क्योंकि मैं गुस्से को सप्रेस करने लगा, तो अब मेरी आदत हो गई है साइलेंट ट्रीटमेंट देने की. तो अगर कुछ मेरी किसी से झगड़ा होता है या कुछ होता है, तो मैं लड़ना अवॉइड कर दिया. मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं लड़ा तो और बदतमीज़ी ना हो जाए, कुछ और ख़राब ना हो जाए. तो मुझे लगता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने से चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं. तो जब भी मेरे को गुस्सा आता है तो मैं दूसरे पे नहीं निकालूंगा, मैं पहले खुद क्लियर हो जाऊंगा. क्योंकि आप गुस्से में आप जो वर्ड्स बोलोगे उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है. तो वही बात मैं शांति से करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ. बहुत अच्छी बात है. और मैं जब खुद उसको प्रोसेस कर लूंगा, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, फिर मैं वो टॉपिक छेड़ूंगा, और फिर मैं अब आराम से बात करूंगा तुमसे. तो फिर वो बात मुझे लगता है वो क्लियर हो जाती है फिर. बहुत अच्छी बात है. मैं देख रही हूँ कितने अच्छी तरीके से आपने अपने डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस या डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकेजेस या इश्यूज को फिटनेस से कनेक्ट कर लिया है. कि जो ऐसा हो रहा है तो मैं जिम में मेहनत कर लूँ, ऐसा हो रहा है तो मैं वॉक या रनिंग पे चला जाऊँ. तो फिजिकल हेल्थ तो बना ही रही हो, साथ साथ मेंटल क्लैरिटी के लिए जो स्पेस चाहिए उसको भी क्रिएट कर पा रहे हो. आई थिंक विच इज़ अ ग्रेट थिंग. मुझे लगता है या तो तुम दारू की बोतल उठा लो, या तो तुम डंबल उठा लो. वेरी गुड, सच अ ब्यूटीफुल थिंग. तो मैंने सोचा कि डंबल ही उठा लेते हैं. पर आपकी जनरेशन में लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस दैट यू आर सीइंग अराउंड योरसेल्फ? अगर मैं अपने दोस्तों में देखूँ ना, तो या तो वो ड्रिंक कर रहे हैं, या तो वो डेटिंग ऐप्स पे जा रहे हैं. और ये डेटिंग ऐप भी बड़ा खतरनाक ही है, क्योंकि डेटिंग ऐप पे लोग 2-3 रीज़न की वजह से जा रहे हैं. एक तो उनको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए,
उनको कोई मिल नहीं रहा आसपास उनके जैसा, तो डेटिंग ऐप्स में तुम फ़िल्टर लगा के ढूंढ सकते हो। और बहुत सारे लोगों को मिले हैं, उनकी शादियाँ भी हुई हैं डेटिंग ऐप के थ्रू, बट वो बहुत कम केसेस हैं। या तो लोग जाते हैं, फिर अभी मेरा ब्रेकअप हुआ और मैं अभी डेटिंग ऐप पे गया हूँ जस्ट फॉर सिचुएशनशिप्स, एक एक महीना 2 महीना, 1-2 डेट्स, 2-3 डेट्स ऐसा। या तो मैं सिर्फ जाऊँगा वैलिडेशन के लिए, मुझे इतने लाइक्स आ रहे हैं, मुझे इतने मैचेस आ रहे हैं, मैं तो बढ़िया हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, सिर्फ सिर्फ उस चीज़ के लिए। और मेजरली लड़कियाँ इस चीज़ के लिए यूज़ करती हैं, वैलिडेशन के लिए। और मतलब और डेटिंग ऐप्स के तो बहुत सारे, मैं अपने दोस्तों को ही देखता हूँ, और मैं पूछता भी हूँ उससे कि क्यों कर रहा है, मतलब आज वो किसी और के साथ डेट पे है और अगले महीने किसी और के साथ डेट पे है, फिर 10 दिन बाद किसी और के साथ डेट पे। मुझे लगता है अगर आप फिजिकली कनेक्ट हो सकते हो ना किसी से, मतलब फिजिकली मिल सकते हो कैसे सामने मिले? सामने, जैसे आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन कर सकते हो, आप मे बी कोई डांस क्लास, मे बी जो भी आपको पसंद है, मे बी कोई सिंगिंग क्लास, मे बी ये, मे बी वो, मे बी आप मे बी ऑफिस में आपको मिल सकता है। जब आपका फिजिकल ऐसे कनेक्शन बनता है ना, तो मुझे लगता है वो डीपली आप कनेक्ट हो सकते हो। क्योंकि इंटरनेट पे आई डोंट थिंक कि आपको लगता है कि लोग अपनी इंटरनेट पर्सनालिटी बनते जा रहे हैं? आप कह रहे हो कि इंटरनेट पे या डेटिंग एप्स पे लोग शैलो माइंडसेट से जाते हैं या शैलो हो जाते हैं, बट लोग तो लोग हैं। एंड आई फील एप्स आर ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हमारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, चाहे कोई भी मीडिया है, वो जैसी सोसाइटी है वैसा मीडिया है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपको एप्स पे तो शैलो, गंदे और इस तरह के लोग मिलेंगे जो जो डीपली नहीं सोच सकते हैं, और बाहर ऐसे लोग घूम रहे हैं जो बहुत डीपली कनेक्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिक कनेक्शंस बना सकते हैं, समझदार हैं। आई डोंट थिंक दीज टू वर्ल्ड्स आर डिफरेंट। नहीं, बट मुझे लगता है कि इंटरनेट पे जब आप मिलते हो ना, ऐसे टेक्सटिंग के थ्रू वगैरह, तो आप सिर्फ एक के साथ टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, आप फिर बहुत लोगों के साथ टेक्स्ट कर रहे हो। तो वो होता भी है कि अगर आप किसी से कोई कॉल पर्सन नहीं होता, कोई टेक्स्ट पर्सन नहीं होता, अगर किसी से कॉल बात कर रहे हो तो आप पूरा उसी से बात कर रहे हो, फिर आप किसी और से नहीं बात कर रहे हो। तो जब आप टेक्स्ट पे बात कर रहे हो किसी से, तो आप मे बी, मुझे नहीं पता, मे बी आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, मे बी आप 20 लोगों से बात कर रहे हो। तो जब आप फिजिकली मिलते हो किसी से, तो आप जानते हो उस इंसान को ढंग से। मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट पे आप ढंग से जान सकते हो किसी को, क्योंकि सोशल मीडिया मतलब पूरा फेक ही है एक तरह से। आपकी जो इमेज उस पर बन रखी है, आपने 4-5 फोटोज़ उस पर लगाई जो आपकी बेस्ट चाहिए अब, और आप उसी में खेल रहे हो, और आपने अलग ही अपनी पर्सनालिटी बना ली है। और मैं आपसे अगर आपसे मिलूंगा, आप इंटरनेट से मुझे एकदम बिल्कुल डिफरेंट इंसान दिखोगे, तो मेरा तो वो जो कनेक्शन था वो एकदम ही टूट जाएगा। तो जब मैं आपसे फिजिकली डायरेक्टली ऐसे ही मिल रहा हूँ, तो मे बी आप आप कब तक प्रिटेंड कर लोगे मेरे साथ? तो मे बी मुझे लगता है कि वहाँ पर स्कोप थोड़ा सा कम है। हाँ हाँ, फेक लोग ऐसे हो सकते हैं, सामने सामने मिलकर भी लोग फेक हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ऐसे प्यार ना ढूंढने से नहीं मिलता, कहीं भी ऐसे ढूंढने जाओगे ना तो नहीं मिलेगा। वो अपने आप खुद खुद ढूंढता है तुमको। अब मैं अपने ही अगर इंसिडेंट शेयर करूं, मैं डेटिंग ऐप्स की बात कर रहा हूँ। तो एक टाइम आया था मेरी लाइफ में, मे बी आज से 4 साल पहले, या कुछ भी। तो मेरे ना दोस्त ऐसे कम रहे हैं, और मैं बहुत ऐसे थोड़ा लोनली टाइप का रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जब दोस्त वोस्त भी ऐसे बिजी हो जाते हैं तो तुम्हारे पास बात करने के लिए नहीं होता, तो तुम्हें कुछ चाहिए बात करने के लिए। तो मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई एक इंसान तो होना ही चाहिए जिससे तुम रोज़ अपने दिन के बारे में बता पा रहे हो, और उससे तुम अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो। मेरे पास कोई भी नहीं था। तो मैं बहुत लोनली सा हो गया था। तो जैसे होता है ना कि जब तुम लोनली होते हो, जब तुम डेस्परेट हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, तो फिर तुम ढूंढना शुरू कर देते हो कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ डेटिंग ऐप्स की, मैंने भी इंस्टॉल किए डेटिंग ऐप की, कोई मिल जाए। तो मैंने एक चीज़ ढूंढी कि जब मैं ढूंढ रहा था किसी को, तो मुझे लग रहा था क्या है ये, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं। और एक दिन मुझे खुद ही गुस्सा आया खुद के ऊपर, और मैंने वो बंद कर दिया। एंड सडनली मे बी जब भी मैंने वो एप्स हटाए अपने फ़ोन से, उसके मे बी 15-20 दिन के बाद आई मेट हर। और वो भी बिल्कुल कोइंसिडेंटली, हम एक शूट कर रहे थे और वो शूट पे मिली मुझे, और वो शूट पे मिली और मुझे
और एकदम से ही वो कनेक्शन बना और वी स्टार्टेड मीटिंग ईच अदर और हम हैंग आउट करने लगे। तो फिर मुझे समझ में आया कि जब भी तुम डेस्परेट होते हो ना किसी चीज़ को लेके, तो तब कोई भी डिसीजन मत लेना। अपने दिमाग को ऐसे काम करो और बैक टू बेसिक्स, अपने मतलब अपने ऊपर ध्यान दो। जो प्यार मिलेगा ना तुमको, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मिल जाएगा तुम्हें। जैसे अभी भी ब्रेकअप के बाद भी मुझे, मैं ना अपनी ज़िंदगी में किसी को अलाउ ही नहीं कर रहा था कि कोई आए और ऐसा हो मुझे, मतलब फिर से, मतलब ऐसा होता ना कि प्यार से विश्वास ही उठ गया, प्यार ही नहीं करना मुझे ये वो। बट मुझे प्यार बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता है कि वो प्यार में पड़ने वाली फीलिंग कैसी होती है। बट ऐसा था कि मैं अलाउ ही नहीं कर रहा था खुद को। बट सडनली ये आती है मेरी लाइफ में, और मुझे फील होने लग गई चीज़ें, मुझे मतलब फिर से वैसे ही वो होता है ना कि उड़ने लग गए तुम हवा में। और वो एकदम से हुआ, ऐसा नहीं था कि मैं इससे पहले उन 2 सालों में किसी और से नहीं मिला। मैं 2-3 लोगों से मिला, बट वो ऐसे कुछ नहीं मतलब हुआ। मुझे फील ही नहीं हुआ, अंदर से कुछ आया ही नहीं, अंदर से मेरा एफर्ट करने का ही मन नहीं हुआ। बट ये आई, अब इसके लिए मेरे को अंदर से मन हो रहा है करने का, कि इसके लिए मैं फिर से वो वाला वो होता नहीं कि आदमी प्यार में बच्चा बन जाता है, मुझे प्यार में बच्चा बनने का मन कर रहा है इसमें। इसके साथ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल सा फील कर रहा हूँ, और इसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है, इसके साथ मुझे बोर होने का मन कर रहा है कि मैं इसके साथ 4 घंटे तक शांत बैठ सकता हूँ और वो कोई ऑकवर्डनेस नहीं आएगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे इसके लिए फिर से वो सारे एफर्ट्स करने का मन कर रहा है। तो मैंने इसको ढूंढा नहीं है, ये अपने आप मिल गई मुझे। तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग ऐप पे मिलेगा कि रियल लाइफ में मिलेगा कि इंटरनेट पे मिलेगा, बस मिल जाएगा। वो पता नहीं डेस्टिनी कुछ है, वो होता है ना कि तो ये मिलने तक के टाइम में आपको क्या करना चाहिए? खुद पे ध्यान देना चाहिए बस। खुद पे ध्यान देना दिखता कैसा है? खुद को बिजी कर लो, काम करो, अपनी हॉबी परस्यू करो, कुछ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, और अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और फैमिली को टाइम दो, घूमो, ट्रैवल करो, अपने दोस्तों को टाइम दो। जो होना होगा वो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं ना, तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते उस चीज़ को। क्योंकि तुम अगर ढूंढने भी जाओगे ना, तो तुम्हें नहीं पता कि जैसे मुझे ढूंढने से मिला ही नहीं कुछ मुझे। और आप भी इस बात से रिलेट करोगे, जब आप ढूंढने जाते हो चीज़ों को तो मिलता ही नहीं है, अपने आप ही मिल जाता है। ऐसी मेरे यूट्यूब चैनल के साथ भी हुआ कि वो इंस्टेंट आया, ग्रोथ नहीं हो रही थी, एंड देन वो दैट वन वीडियो। और ऐसा नहीं है ना कि मैं एकदम और जब भी ऐसा होता है कि मैं प्लान करके कोई वीडियो बनाऊंगा ना, एकदम प्लान करके वो नहीं चलेगी, और अनप्लान्ड सी वीडियो वो वायरल चली जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि तो इसलिए ढूंढो मत उस चीज़ को, अपने ऊपर काम करो। मतलब अपनी कंपनी आप एंजॉय कर सकते हो, अपने दोस्तों को टाइम दे सकते हो, बस प्यार मिलना होगा, जब मिलना होगा वो तभी मिलेगा। क्योंकि आप ढूंढने निकलोगे ना तो ढूंढते ही रह जाओगे। आपने देखा होगा कि आजकल इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं कि सब बेटर ऑप्शंस की ही तलाश में है। आपको कोई मिल भी जाएगा ना, तो आप सोचोगे इससे बेटर भी मिल सकता है, इससे भी तो बेटर कुछ होगा। और वो बेटर की तलाश में हम मतलब इसको भी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं तो कर क्या पा रहे हैं। करें फिर? तो आप ढूंढो मत, ढूंढने की कोशिश मत नहीं, करो मानिए किसी भी ढूंढ भी चीज़ नहीं को। रहे हैं, चलिए कोई मिल गया, जैसे आपने कहा कि अभी जिनके साथ आप हैं, इट्स नॉट वेरी सीरियस। आर यू लुकिंग फॉर समवन बेटर? दैट्स व्हाई इट इज नॉट सीरियस। नहीं, सीरियस इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी हम जान ही रहे हैं एक दूसरे को। अभी मेरे को उसकी लाइफ जर्नी के बारे में इतना नहीं पता, उसको मेरी लाइफ जर्नी के बारे में इतना नहीं पता। तो मैं सीख रहा हूँ उसके बारे में। तो मुझे ऐसे लोगों को सीखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनकी जर्नी जानना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे धीरे धीरे मैं जानूंगा उसके बारे में, मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे पता है कि मैं कमिट इसी को करूँगा, पर अभी मैं वो खुद के ऊपर वो प्रेशर नहीं लेना चाहता हूँ, या उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ कि कोई हमें डेट ही करना है एक दूसरे या को, लेबल हमें देना है हमें अपने हाँ, हमें रिलेशनशिप शादी को। ही करनी है। तो वो बहुत जल्दी वाला डिसीजन हो जाएगा, शादी वाला। तो शादी वाले डिसीजन पे फिर वो फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, कि फैमिली का ये वो ड्रामा। तो अभी हम पहले खुद एक पॉइंट पे आना चाहते हैं, थोड़ा सा खुद को सेटल करना चाहते हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, हम एक दूसरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा 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 हो जाएगा तो क्या, ऐसा हो जाएगा तो क्या, व्हाट यू फील, अभी ऐसा हुआ। तो अभी हमारी वो वाली बात चल रही है, अभी वो हनीमून पीरियड वाली चीज़ जो होती है वो वाला चल रहा है। तो इसको हम एंजॉय करना चाहते हैं अभी। आभाष, व्हाट डू यू थिंक, या एक लड़की को कब पता चलेगा कि ये लड़का मेरे लिए अब सीरियस है?
मैं सारा कुछ जेनजी स्टैंड पॉइंट से पूछ रही हूँ, क्योंकि ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझसे कमेंट में लोग पूछते हैं, और जो मैं अपने सेशंस में भी देखती हूँ कि कि प्यार तो है, कनेक्शन भी है, वी आर गोइंग आउट ऑल्सो एंड वी लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इज ही द वन, इज शी द वन। ये कब पता चलता है कि ही इज द वन? लड़के जो होते हैं ना रिलेशनशिप से पहले इमोशनली सोचते हैं और लड़कियां लॉजिकली सोचती हैं। लड़कियां दिमाग लगाती हैं, ये लड़के इमोशनली सोचते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद लड़के लॉजिकल हो जाते हैं, लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं। तो लड़की को कैसे पता चलेगा कि वो लड़का उसके लिए मतलब सीरियस है या सिर्फ अट्रैक्टेड है या क्या क्या है? तो सिर्फ पेशेंस से पता चलेगा। आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो और 4 महीने तक, ये मतलब ऐसे ही है, नॉर्मल सा टेस्ट है, अगर करना हो तो कर। 4 महीने तक उसको खुद को टच मत करने दो, ठीक है? मतलब उसको बाउंड्रीज रखो, 4 महीने तक उसको टच मत करने दो खुद को ऐसे, और फिर देखो उसके इमोशंस। अगर उसके एफर्ट्स कंसिस्टेंट हैं तो आगे बढ़ो उसके साथ, बट अगर वो फड़फड़ाने लगा, ये ऐसा कुछ कुछ वो उसके रिएक्शंस देखो आप, कुछ वैसे करने लगा कि यार तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें, तो दैट्स अ रेड फ्लैग। उसके एफर्ट्स कंसिस्टेंट दिख रहे हैं आपको, 4 महीने तक भी वो आपको बिना टच किए, क्योंकि लड़के इमोशन से सोचते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अट्रैक्शन है ना, तो सिर्फ उनका दिमाग वहीं जाता है फिर। तो अगर आपने वहाँ पर ये चीज़ें बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली और उसके आगे तक बढ़ा दी, क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है 4 महीने तक ही चलता है, अट्रैक्शन 4 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर 4 महीने के बाद भी वो वैसा ही है जैसा अभी आपके साथ स्टार्टिंग में है, तो दैट मीन्स कि आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो, और ये मतलब आगे बढ़ा सकते हो, आप सोच सकते हो उसके बारे में। तो मतलब बेसिकली जो मुझे सुनाई दे रहा है आपके आंसर में, कि जो इंस्टेंटली आजकल लोग रिलेशनशिप में आने लगे हैं या इंटीमेट होने लगे हैं, वो चीज़ को नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वेयर जेन जी इज गोइंग रॉन्ग इन अ वे। यस। लव ना मतलब ऐसे स्लो होना चाहिए। आप धीरे धीरे अपने ऐसे पत्ते रखो सबके सामने ना, ओवर शेयर मत करो, ओवर लव मत करो, ओवर केयर मत करो, मतलब धीरे 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 उसको जानने दो खुद को, धीरे 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 धीरे। अच्छा, अगर आपको कोई लड़की मिलती है, आपने 4 महीने अपने माइंड में सोच लिया और उसके लिए ये पीरियड 1 साल का है, फिर क्या होगा? मेरे को पसंद है वो, तो मेरे को पसंद है, फिर मतलब मेरा है, मैंने आपको बताया कि मेरे को ज़्यादा लोग पसंद नहीं आते हैं, तो मैं एफर्ट्स उसी पे करता हूँ जो मुझे, जिसके लिए मैं सीरियस हूँ कि हाँ यही है अब मेरा। और मैं उसके पास ये नहीं है कि उसके लिए टाइम पीरियड 1 साल का है, मैं उस पर पूरा वो हूँ कि, और मेरा ये है कि मुझे एफर्ट्स करना बहुत अच्छा लगता है। 80% मैं करूँगा, 20% तुम करो, मेरे को चलेगा। मेरे लिए 50-50 भी नहीं है, मैं 80% तुम्हारे लिए एफर्ट्स कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, क्योंकि वो तो फिर वन साइडेड हो जाएगा। तो 20% तुम करो, और तुम्हें जो भी टेस्ट लेने हैं मुझसे ले लो, तुम इनडायरेक्टली लो। जैसे अभी भी अगर जिसके साथ मैं मतलब हूँ, तो हमें ऐसे जाने हुए एक दूसरे को 8 महीने हुए हैं, एंड आई हैवंट टच्ड हर, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ है, एंड मैं उसके लिए एफर्ट्स करना चाहता हूँ। और तो मैं अपने रियल लाइफ सिनारियोज से ही बोल रहा हूँ। मैं आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद माई एफर्ट्स, और ये वो, और मैं ऐसा नहीं कि मुझे वो चाहिए इसलिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वो अंदर से आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि जिसके लिए फिर नहीं आता है, फिर नहीं आ रहा है मेरा, तो मेरे अंदर से आ रहा है कि इसके लिए मैं करूँ, इसका मैं ख्याल रखूँ, इसके लिए मैं ये करूँ, इससे मुझे बात करने में अच्छा लग रहा है, इससे मैं बात करूँ। वॉट इज लोनलीनेस फॉर अ मैन? Why loneliness hits men so hard? क्योंकि एक्सप्रेस नहीं करना आता, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीज़ों को, और हमें ना बात करनी नहीं आती है। हमें हर चीज़ को इग्नोर, हम अपने हर इमोशन को जोक में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे जब 4 लड़के बैठे होंगे ना, तो हम वो वाली ऐसे डीप कॉन्वर्जेशंस अवॉइड करते हैं। हम हर चीज़ों को ना ऐसे जोक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभार वो हिट होता है अंदर से, बट हम ऐसे ऐसे कह नहीं पाते। कह नहीं पाते उस चीज़ को। तो इसलिए इसलिए भी कहते हैं कि लड़कों की ना, लड़कियां दोस्त भी ज़्यादा होनी चाहिए,
क्योंकि लड़कियां समझती हैं चीज़ें, लड़कियों से आप बात कर सकते हो वैसे, क्योंकि लड़कियां, मुझे लगता है अम, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो डीपली, किसी लड़की के साथ, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, तो वो समझती हैं आपको, आपको जज नहीं करती। आप उनसे वो बोल सकते हो जो आप अपने मे बी दोस्त से ना बोल सको, क्योंकि अ, ऐसे लड़कों को लड़कों से वो डीप कॉन्वर्जेशंस इतनी करनी नहीं आती है। लेकिन अगर लड़के लड़कों से डीप कॉन्वर्जेशन करेंगे नहीं तो ये चेंज कैसे होगा? ये तो हमेशा से ही चलता आ रहा है ना कि चार लड़के बैठे होंगे या चार आदमी बैठे होंगे तो डीप कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाएंगे, दिल की बात नहीं हो पाएगी, रो नहीं पाएंगे साथ में, वल्नरेबल नहीं हो पाएंगे। और आप आज जेंजी भी मुझे यही बोल रहा है, तो व्हेन विल दिस चेंज? करना चाहिए, बट वही है ना कि एक हैबिट में ही आ गया, अब सभी ऐसे हो गए हैं, तो मे बी कोई, But someone will have to break it, right? Don't you think so? हाँ, करना चाहिए। Yeah. तो ग्रुप आप में, शुरुआत करोगे? हाँ मैं करता हूँ, बट ऐसे ग्रुप में नहीं हो पाता। बट अगर दो लड़के साथ में बैठे हैं तो वो बात हो सकती है, बट ऐसे चार लड़के साथ में बैठे तो वो बात नहीं हो पाएगी। तो बस वो जोक में ही कन्वर्ट होता रहेगा, क्योंकि और सही भी है ये, वो भी एक थेरेपी ही होती है। Correct. जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो ऐसी ही बातें होनी चाहिए। वो लड़कियों के बीच में भी जब चार लड़कियां बैठी होती है तो आप सारी बातें नहीं कर पाते हो। कभी कभी आपका कनेक्शन वो एक या दो या तीन लोगों के साथ ही होता है जिनसे आप अलग अलग होकर दो लोग बन के वो बात कर सकते हो, तो विच इज़ वेरी फेयर ऑल्सो। बट किसी से तो कर पाओ हाँ, at मैंने least वही वो। कहा, कोई एक इंसान आपकी लाइफ में, मे बी वो मदर हो, मे बी वो फादर हो, मे बी भाई हो, बहन हो, कोई एक इंसान होना चाहिए जो आपके, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको, जिसके सामने आप वल्नरेबल हो सको, जिससे आप उसके दिन के बारे में पूछ सको और अपने दिन के बारे में बता सको। कोई एक इंसान आपकी लाइफ में होना चाहिए, और बहुत मतलब ज़रूरी है वो, क्योंकि इंसान को इंसान चाहिए, चाहे आप कितना भी ऐसे बना लो ना कि अकेले रहना सेल्फ लव और ये वो, अकेले रहना से ये हो सकता है, बट आपको एक इंसान चाहिए होता है। क्योंकि जब रात के 2 बजते हैं और आप खाली होते हो तो आपको लगता है कि यार कोई है ही नहीं बात करने के लिए, कोई तो होना चाहिए ना, मतलब अ, अ, तो मुझे लगता है कि कोई एक इंसान अगर आपके पास है तो यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी। अच्छा, मैं पहले कह रही थी कि आपने लोनलीनेस पे बहुत लिखा है, तो कुछ एक लोनलीनेस का अपना पोइट्री या कुछ सुना के जाइए। लोनलीनेस में मैंने लिखा था कि एक, हाँ, तो ऐसी लाइफ में ऐसी फेज चलते रहते हैं, तो ऐसी होता है ना जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि तो खुद से बात करो। तो मैंने लिखा था कि क्या हुआ है तुझे, उदास, डरा हुआ, सहमा हुआ क्यों रहता है? जो बचपन में था तू सब करने को तैयार, वो बंदा अब कहाँ रहता है? अब बरसात से छुपना शुरू कर दिया, जो भागते भागते थकता नहीं था, उसने रुकना शुरू कर दिया। जिसे घर से बाहर ही सांस आती थी, अब बंद कमरे में रहने लगा है वो। जिसने कभी टाइम टेबल तक नहीं देखा, उसने किसी और के कहने पे रूटीन में रहना शुरू कर दिया। जिद करके अपनी बात मनवाने वाला जाने देता है बातों को। सुबह अपने हिसाब से जगने वाला वक्त से उठ जाता है दफ्तर जाने को। शोर क्यों नहीं मचाता आप, शांत क्यों हो गया है? वो रॉकस्टार बनने के सपने देखने वाला जल्दी सो कैसे जाता है रातों को? अब धूप उसे चुभने लगी है, जो पूरा दिन कभी ग्राउंड में ही पड़ा रहता था। अब उसे गुस्सा भी आता है तो दबा लेता है अंदर। पहले कम से कम चिल्ला तो देता था। बिना सोचे समझे दोस्तों को कॉल मिला देने वाला अकेले रहने लग गया है। आज बाल झड़ने लगे हैं उसके टेंशन से, जो कभी मस्त मौला रह के जीता था। लास्ट बेंच पे बैठ के जो हंसी हंसता था, वो कहाँ है? हर चीज के लिए एक्साइटेड रहने वाला वो बच्चा कहाँ है? सबको क्यों जाने दिया? कैसे चले गए दूर? वो तो हमेशा टच में रहने वाले थे ना। आज वो लोग कहाँ हैं? आज उसके कंधे कैसे झुक गए, जो क्लास में फेल हो जाने के बाद भी सर उठा के चलता था? आज इसने उन 4 लोगों की बात मान कैसे ली, जो हमेशा से बस अपने मन का करता था? अब फर्क पड़ने लगा है इसे, एनर्जी डाउन रहने लगी है। ये वही बंदा है क्या जो शीशे में खुद को देख के शेर समझता था? प्लान्स बनाने वाला हर चीज के लिए मना करने लग गया। छोटे से लैपटॉप के इर्द गिर्द बसा ली पूरी दुनिया। जो बचपन में कहता था कुछ बड़ा करूंगा, वापस चाहिए वो बेखौफ मन, वो जोश, वो सोच। नाराज नहीं करना उस बच्चे को जिसने तुझसे बहुत उम्मीदें लगाई थी। उसके लिए ही हंस लिया कर, वो खुश हो जाएगा। क्या बात है, सो ब्यूटिफुल।
तो ये मैंने एक ऐसे ही जब खाली बैठे रहते तो आपके अंदर ऐसे चलता रहता है कि यार मुझे क्या हो गया, मैं क्यों बदल गया हूँ इतना। तो तब मेरे दिमाग में ऐसी कुछ रैंडम थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने उसको ऐसे सोचा कि लिखते हैं इस पे। आते आते एंड की तरफ इस कॉन्वर्जेशन के आभाष, मैं एक सवाल सभी गेस्ट से पूछती हूँ और वो है उनकी सक्सेस की डेफिनेशन। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? What is a 27-year-old successful poet, successful writer, Gen Z boy understands success as? अगर पैसे वैसे को साइड में रख दें, क्योंकि आपके लिए क्या है? अगर आपको मेरे साइड पे नहीं रखना है तो आप सेंटर में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए सक्सेस वो है जब जब मैं अपने डीएम्स खोल के देखता हूँ ना, या मुझे सड़क पे कोई पहचान लेता है ना, तो मेरे लिए वो सक्सेस है। क्योंकि मैं गाने गाता हूँ, बचपन से मैं गाने गा रहा हूँ। तो मेरा ना एक सपना था कि मेरे को ऐसे स्टेज पे लोग मैं स्टेज पे हूँ और लोग मेरे लिए ऐसे चीयर करें। तो बचपन से ही मैं स्टेज पे स्कूल में गाने गा रहा हूँ। और क्योंकि मेरे को इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, तो मैंने ट्राई किया, बट मैं ऐसे सीखा भी, बट वो फिर हो नहीं पाया पूरे कंसिस्टेंटली हो नहीं पाया। तो मैं उसको सीख नहीं पाया ढंग से, क्योंकि वो भी बहुत लेट स्टार्ट किया था मैंने। तो लेकिन मेरे को स्टेज मेरी राइटिंग के थ्रू मिल गया। और जब भी कोई मुझे अ, सड़क पे ऐसे पहचान लेता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ कर रहा हूँ। और जब कोई आके ऐसे थैंक यू बोलता है ना, कि थैंक यू, आपकी वजह से आप मेरे रोल मॉडल हो, आपकी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया, आपकी वजह से मैंने ये इसमें हेल्प हुई है मेरी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए उसकी ऑडियंस ही उसकी सक्सेस होती है। तो अभी भी मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। जैसे मैं हॉस्पिटल में था, मतलब अपनी मम्मी को ऐसे ही चेकअप कराने ले गया था, और हॉस्पिटल में किसी ने मेरे को पहचाना। और जो मेरी मम्मी की आंखों में जो ऐसे वो चमक थी, क्योंकि वो मेरे से मिल रहा है, और मेरी मम्मी मेरी ऐसे वीडियो बना रही है, उनको ढंग से वीडियो लेनी नहीं आती, बट वो बना रही है जैसे भी बना रही है। तो वो जो चमक थी, और ये जो मतलब ऑडियंस ऐसे मेरे से मिलती है, मेरे से कनेक्ट करती है, तो वो है मेरे लिए, अगर मेरी सक्सेस बोलोगे तो वो मेरे लिए सक्सेस है। आभाष, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ अहेड। जो भी आप आगे लिखोगे, जो भी आप स्टेजेस पे परफॉर्म करोगे, करियर में करोगे, पर्सनल लाइफ में करोगे, लव के स्पेस में करोगे, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में एक पोएम सुना दूं, मे बी आपकी रील कटेगी उससे। हाँ, तो मैंने एक कविता लिखी थी उस लड़की के लिए जो जो बहुत टूटी हुई है, और अब मैं उसके प्यार में हूँ, और मुझे उसको संभाल के रखना है, उसका ख्याल रखना है उसका, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर पाती अब दुनिया पे। ऑफ मतलब आपका फीमेल वर्जन। तो तो उस पे मैंने लिखी थी, आ, मैं सुनाता हूँ। ये खुद के लिए लिखी है मुझे ऐसा लगता है। और जेंडर चेंज हो गया है। तो मतलब क्योंकि कैसे आपका कोई ख्याल रखे, ये जो सुन रही हैं अगर वो। क्योंकि मेरी लाइफ में वो लड़की आई थी, और वो बहुत होता है ना, बहुत डरते हैं लोग अब फिर प्यार करने से, या फिर किसी भरोसा करने से। उसको उसको पता नहीं है कि ये सही इंसान है मेरे लिए कि नहीं है, ये भी छोड़ देगा मुझे, मतलब उसके पास रिलेशनशिप क्योंकि अच्छे नहीं रहे हैं, तो उसको अब भरोसा ही नहीं होता है। हाँ, तो मैंने उस लड़की के लिए लिखी थी कि वो वैसे ही बड़ी परेशान रहती है, मैं सुकून बनना चाहता हूँ उसका। वो मुझसे मिले और सारे दर्द भूल जाए, मैं वो घर बनना चाहता हूँ उसका। उसकी ज़िंदगी वैसे ही काफ़ी मुश्किल रही है, मुझे सिर्फ खुशियाँ देनी है उसको। वो मुझसे तोहफे पाकर ही बिल्कुल भावुक हो जाती है, अभी तो मुझे पूरी दुनिया देनी है उसको। छोटी छोटी बातों को बहुत सोचती है बेचारी, उसके चैन की नींद की वजह बनना है मुझे। सबने बहुत सताया है उसे, बड़ा सहा है उसने सबको, अब हर कांटों को उसकी राह से दफा करना है मुझे। वो डर में जीती है कि खो देगी मुझे भी, मेरी आंखें पढ़े किसी दिन तो रो देगी तभी। उसको बताना है मुझे कि प्यार ऐसा होता है, कि प्यार में सांस छूट जाती है पर हाथ नहीं छूटता कभी। उसे वो सब देना है जो जो उसे बहुत पहले ही मिलना चाहिए था। इतनी प्यारी है वो, उसे कोई दर्द कैसे दे सकता है। गले लगना है उसके और रोने देना है उसको। वो जो दबा कर बैठी है अंदर, मुझे उसको उससे रिहा करना है। विश्वास टूट चुका है उसका लोगों से,
मुझे दुनिया फिर से खूबसूरत बनानी है उसके लिए। वो महसूस करे मेरे संग, मुझे इतना ही चाहिए मेरी जीत के लिए। मुझे पता है वो ज़रा चिड़ी चिड़ी सी रहती है, अब उसके नखरे मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। वो मुझ पे अपना गुस्सा नहीं निकालेगी तो कहाँ जाएगी। उसकी बातें मैं नहीं समझूंगा तो फिर कौन समझ पाएगा। वो वैसे ही बड़ी परेशान रहती है, वो वैसे ही बड़े परेशान रहती है। मैं सुकून बनना चाहता हूँ उसका, वो मुझसे मिले और सारे दर्द भूल जाए। मैं वो घर बनना चाहता हूँ उसका। वाओ, सो ब्यूटीफुल। इतनी हीलिंग पोएट्री। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद मी एंड माय व्यूअर्स। एंड अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि आभास के पेज पे जाइए, उनकी पोएट्री चेक करें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरे बारे में पता चली। और जब मैं ऐसे पॉडकास्ट पे जाता हूँ, और मेरी ज़्यादा ऐसे बात करने की आदत नहीं है लोगों से, बट जब मैं ऐसे पॉडकास्ट पे जाता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं बात कर सकता हूँ, मैं अच्छी बातें करता हूँ कभी कभी, और मैं बोल सकता हूँ इतनी देर देर तक। तो मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे बातें करने में। अब मुझे खुद के बारे में ये भी जानने में पता चल रहा है। तो या थैंक यू फॉर हैविंग मी, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच आभास, एंड आई होप आई सी यू सून। टेक केयर। या थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई एम श्योर आज के इस एपिसोड ने आपके दिल को कहीं ना कहीं छुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी दिल की बातें हुई, दिल के दर्द की बातें हुई, प्यार की बातें हुई। और मैं एक यंग पर्सपेक्टिव से, जेनजी के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली एक लड़के के पर्सपेक्टिव से जानना चाहती थी कि आज की डेट में प्यार को कैसे देखा जा रहा है, क्या समझ है प्यार की, और जो बहुत सारे नए नए टर्म्स शुरू हो गए हैं प्यार में, उनकी क्या समझ है, और उसको किस नज़रिए से देखा जाता है। मैंने बहुत कुछ सीखा इस कॉन्वर्सेशन में। और हमेशा मुझे लगता है हमें अपनी उम्र से 5, 10, 15 साल छोटे और 5, 10, 15 साल बड़े ब्रैकेट में ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, ताकि आपको उनका भी वर्ल्ड समझ में आ पाए, और आपको समझ आ पाए कि कुछ भी फिक्स नहीं है। कभी कभी हम अपने आइडियाज़ में इतने फिक्सेट हो जाते हैं कि हम एक चीज़ को एक ही तरीके से देख पाते हैं। लेकिन जब आप अपने से बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ज़्यादा बड़े लोगों के बीच बैठते हैं, तो आपको बहुत अलग अलग दुनिया और बहुत अलग अलग तरीके मिलते हैं उसी सेम चीज़ को देखने के, है ना। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट बी सो फिक्स्ड इन योर वेज। विद दैट मैसेज, अगर इस कॉन्वर्जेसन ने आपको कहीं भी छुआ है, आपको हील किया है, आपको अपनी लाइफ इसमें दिखी है, या किसी उस दोस्त, किसी उस जानकार की लाइफ इस कॉन्वर्जेसन में दिखी है, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। यू डोंट नो कि हम अकेले में बंद कमरों में रात को डूम स्क्रोलिंग करते हुए, घंटों रील्स देखते हुए क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसी एक जेन्युइन, ऑथेंटिक, दिल से निकली हुई कॉन्वर्जेसन किसी को बहुत उम्मीद दे जाती है और बहुत हील कर जाती है। ऑन दैट नोट, अगर आपको हमारा द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का काम पसंद आता है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे एपिसोड्स आप तक पहुंचते रहें। बहुत सारे व्यूअर्स हमें ये भी बताते हैं, टॉपिक्स रिक्वेस्ट करते हैं, जबकि उस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी 10, 12, 15 एपिसोड्स कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई है। वी आर 160 एपिसोड्स प्लस ऑन द चैनल राइट नाउ। तो बहुत सारे एपिसोड्स ऑलरेडी हैं, तो उन्हें भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, कॉन्वर्जेसन में कमेंट जाके करें, ताकि एल्गोरिदम्स हमें और भी लोगों तक पहुंचा पाएँ। जो इंसान आज अपने घर में अकेला किसी कमरे में बैठा है और होपलेस फील कर रहा है, और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आज यहाँ पर क्यों हूँ, या मैं अपनी लाइफ को यहाँ से कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, बेस्ट लाइफ कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, उसको भी आप एक होप और एक रास्ता, एक चैनल दे पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्ते।